यूरोप महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, और उसके पहले जो है आपका यूरोप महाद्वीप आता है, यानी विश्व का छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप। पहले नंबर पे आपका मैंने बताया था एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, और फिर इसके बाद आपका यूरोप का नंबर आता है। तो यदि हम देखें तो सबसे छोटा महाद्वीप, दूसरा सबसे छोटा, या फिर आपका छठवां सबसे बड़ा महादेश के तौर पे यूरोप महादेश को हम देखते हैं। तो आज के सेशन में आप सभी को मैं यूरोप महादेश बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। आप बहुत कम टाइम पीरियड पे यूरोप महादेश से जुड़ी हुई सारी विषय वस्तु जानने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक यूरोप से हमेशा निकलते हैं, क्योंकि यूरोप हमेशा चर्चा में बना रहता है, ठीक है। और यूरोप चर्चा में बने रहने के कारण अभी जैसे हाल फिलहाल में आपको पता है टर्की में भूकंप आया, या फिर रसिया और यूक्रेन के बीच में जो लगातार घमासान चल रहा है, जो बार बार यूरोपीय यूनियन की बात आती है। तो यूरोप का जो राजनीतिक मानचित्रण है या यूरोप का जो भौतिक मानचित्रण है, दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भौतिक मानचित्रण में बहुत सारे क्षेत्र हैं जो बार बार उभर कर सामने आ जाते हैं, और राजनीतिक मानचित्रण में ये जो क्षेत्र वाइज यूरोप बटा हुआ है, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है यूरोप को, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पे तो छठवां है, पर बहुत सारे देश हैं यहाँ पे एक दूसरे के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। 2 विश्व युद्ध लड़ चुका है यूरोप, है ना। तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे पहुंचा रहा है पूरे विश्व को। तो ये सबसे ज्यादा अशांत रहा है मध्यकाल में। जब आप इसका इतिहास पढ़ेंगे या आधुनिक काल में भी इसका इतिहास पढ़ेंगे तो ये बहुत अशांत क्षेत्र रहा है। इन्होंने खुद अशांत नहीं रहे, पूरे विश्व को अशांत कर दिया इस पूरे क्षेत्र में। सब साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी शक्तियों के तौर पे पूरा एशिया, पूरा अफ्रीका, यहाँ तक उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इन सभी देशों को यूरोप ने ही आधिपत्य किया है। तो अब यूरोप को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, राजनीतिक और भौतिक। सबसे पहले मैं यूरोप को थोड़ा सा बांटना चाहूंगा, ताकि आपकी एक इमेज क्रिएट हो पाए यूरोप को लेकर के, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे आपको, और एक एक करके ध्यान से यूरोप को बंटते हुए देखना है आपको, ठीक है। तो यहां पे देखिए, पहले मैं इसका जो विभाजन करता हूं वो है राजनीतिक मानचित्रण यूरोप का, ठीक है। राजनीतिक तौर पे यदि आप यूरोप को बांट कर देखेंगे तो मुख्य तौर पे यूरोप को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, मुख्य तौर पे 4 भागों में राजनीतिक तौर पे। ये आपका उत्तरी यूरोप है, ये आपका पश्चिमी यूरोप है, ये आपका दक्षिणी यूरोप है, ये आपका पूर्वी यूरोप है, ठीक है। पूर्वी यूरोप में ही आपका रसिया भी आता है, यूक्रेन भी आता है, सारे कंट्री आते हैं। टर्की का भी कुछ हिस्सा जो है आपका यूरोप से जुड़ाव रखता है, ठीक है। ये ब्लैक सी है आपका, और यहीं पर आपका जो है मरमरा सागर है। यहाँ पे देखेंगे टर्की के पास ही मरमरा सागर है, छोटा सा आपका हिस्सा है। एजियन सागर से ही आपको मरमरा सागर को आपस में जोड़ते हैं। यहाँ पे एजियन सागर है। अभी मैं आपको ब्लैक सी जो आपका है, काला सागर, इससे सीमा साझा करने वाले देशों की लिस्ट बताने वाला हूँ। मैं आपको एजियन सागर से सीमा साझा करने वाले देशों के नाम बताने वाला हूँ। मैं आपको कैस्पियन सागर भी बता दूं। कैस्पियन सागर वैसे एशिया में आता है, तो मैं कैस्पियन सागर को एशिया में बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे अजोब सागर है, अजोब सागर से सीमा साझा करने वाले देश। ऐसे ही बाल्टिक सागर है, बाल्कन क्षेत्र है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो यूरोप में आपको समझना है। तो यूरोप को तो ऐसे तो 4 भागों में बांट देते हैं, पर अब यूरोप को मैं बांट रहा हूं अलग तरीके से। आपको बिल्कुल चेंज ही कर दे रहा हूं इसको बांटने का तरीका। यहाँ पे देखिए, मैंने यूरोप को बांटा है। यूरोप में देशों के जो ग्रुप बने, उनको विशेष क्षेत्रों के तौर पे हम इनको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हिस्टोरिक तौर पर बहुत सारा इतिहास जिम्मेदार है इनके लिए, तो आप देखेंगे, या फिर भूगोल जिम्मेदार है। इतिहास या भूगोल दोनों जिम्मेदार है। यहां पर देखिए, ये वाला क्षेत्र आप देखिए, ये आपका यदि मैं देखूं तो ये आपका ईस्टर्न यूरोप वाला क्षेत्र है। थोड़ा सा ईस्टर्न यूरोप और सदर्न यूरोप, ये दोनों आता है इसमें। ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें इस पूरे क्षेत्र को हम बोलते हैं आपका बाल्कन देश, बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र में 11 देश हैं। जब आप प्रथम विश्व युद्ध पढ़ेंगे तो इस क्षेत्र का महत्व अलग ही था, और बाल्कन क्षेत्र जो है प्रथम विश्व युद्ध के लिए, जब बाल्कन युद्ध होते हैं यहाँ पे, वो जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर 11 देश है टोटल बाल्कन देश। ये आप देख रहे हैं, मैं पूरी बॉर्डर यहाँ पे, और मैं देशों के नाम आपको बस बताऊंगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपकी एक सामान्य समझ विकसित हो सके, इस उद्देश्य के साथ में चीजें बता रहा हूं। ये आप जितना भी देख रहे हैं, ये बाल्कन देश है।
ठीक है, इसमें ग्रीस नहीं है। बाल्कन देशों की संख्या 11 है। नाम बता रहा हूं, यहाँ पे छोटे छोटे देश हैं। एक तो अल्बानिया है, बोस्निया और हर्जेगोविना है, बुल्गारिया है, क्रोएशिया है, कोसोव है, मैसेडोनिया है, इसके अलावा मालदोवा है, मोंटेनेग्रो है, रोमानिया है और सर्बिया है। यहाँ पे टोटल ये 11 देश हैं। अब इनके 11 देशों के नाम यहाँ पे रोमानिया है, बुल्गारिया है, सर्बिया है, मैसेडोनिया है, अल्बानिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, क्रोएशिया है, ऐसे करके ये देश आपके टोटल 11 देश हैं। बाल्कन देश बोलते हैं इनको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 3 देश हैं जिनको बाल्टिक देश कहते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके 11 देश। आराम से समझना है, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ याद होगा, बस घबराना नहीं है। धीरे धीरे आप देखोगे इतिहास इसका, बिल्कुल आप जोड़ते चले जाओगे चीजों से। दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे बाल्टिक देश है। बाल्टिक देशों की संख्या 3 है, इनको अभी याद कर लेंगे हम, ठीक है। 3 देश हैं, एक है एस्टोनिया, दूसरा है लाटविया और तीसरा है लिथुआनिया। इन 3 देशों को बाल्टिक राज्य कहते हैं। ये आपका बाल्टिक सागर है, यहाँ पे देख रहे हैं ये सागर है, इसको बोलते हैं बाल्टिक सागर। तो 3 देश कौन से हैं? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। इन 3 देशों को पहले ये यूएसएसआर का हिस्सा होते थे। देखो यहाँ पे एक शब्द और आ रहा है, सोवियत संघ के बारे में आप सब जानते हैं। 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया। ये है आपका सोवियत संघ। पहले जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पूरा विश्व 2 धड़ों में विभाजित हो गया, ठीक है। 2 धड़ों में विभाजित होने के बाद एक ग्रुप जो है यूएसएसआर बना, साम्य और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का विचारधारा से जुड़े हुए देश थे। दूसरा ग्रुप आपका कैपिटलिस्ट कंट्री या पूंजीवादी कंट्री के तौर पे था। तो इस यूएसएसआर है आपका, ये कई सारे देशों का एक संघ है, ठीक है। कई सारे देश है, इसमें 15 देशों का एक महासंघ बनाया गया। तो इसका लीडर आपका रसिया था यूएसएसआर में देखा जाए, और दूसरा जो आपका कैपिटलिस्ट कंट्री थी उनका लीडर जो है आपका अमेरिका था। 2 ग्रुप बन गए थे, 2 ध्रुव बन गए थे। वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी। और यहां पर जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता था। तो इसमें जो देश थे आपके, अभी आप देख रहे हैं ना रसिया यूक्रेन पे वार चल रहा है, तो पहले यूक्रेन भी यूएसएसआर का हिस्सा होता था। 1991 में ये ध्वस्त हो गया, समाप्त हो गया। तो रसिया इसमें एक मेजर था। यहाँ पे एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये पहले आपके यूएसएसआर के हिस्से होते थे। अभी क्या है? बाल्टिक राज्य। क्या है? बाल्टिक राज्य। बाल्टिक सागर से जुड़े हुए राज्य, तो इनको बाल्टिक देश कहते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। बाकी देखो और देश में यहाँ पे बता देता हूँ। बेलारूस का नाम खूब चर्चा में आ रहा होगा। बेलारूस भी आपका पहले यूएसएसआर का हिस्सा था। रूस का परम सहयोगी देश है ये। यूक्रेन आपका है, यहीं पे मालडोवा है, ठीक है। मालडोवा एक छोटा सा देश है यहाँ पे। मालडोवा के बाद फिर आपका यहाँ पर जॉर्जिया है। जॉर्जिया के बाद यहाँ पे अर्मेनिया है, यहाँ पे अजरबैजान है। जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, कैस्पियन सागर वाला तट है। फिर इसके बाद ये कजाकिस्तान है। ये जो मध्य एशिया वाला क्षेत्र था ये भी यूएसएसआर से जुड़ा होता था। कजाकिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, फिर किर्गिस्तान और फिर आपका तजाकिस्तान। ये आपका जो है पूरा यूएसएसआर हुआ करता था। थोड़ा सा देखो, अब ये पूरे देश आप ऐसा नहीं होगा कि टिप्स में आप रट लो। आपको समझना है चीजों को कि अच्छा यूएसएसआर एक संस्था थी जो 1991 में, जब विश्व इतिहास पढ़ोगे या फिर उनमें, तो ये चर्चा में आती रहती है घटनाएं। बीच बीच में यूएसएसआर का नाम जिक्र आता है। अभी रसिया यूक्रेन चल रहा है, तब से काफी जिक्र में आई है चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बाल्टिक देश बता रहा था। बाल्टिक देश की संख्या कौन सी है? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये दूसरा ग्रुप हो गया, दूसरा जो है नाम जिससे क्वेश्चन पूछता है। अब तीसरे नंबर पे यहाँ पे 3 देश हैं, इनको बोलते हैं बेनेलक्स कंट्री। बेनेलक्स कंट्री तीसरे, जिसमें बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड आते हैं। ये 3 देश है यहाँ पे। एम्स्टर्डम है ये आपका। 3 देश आते हैं, ये पूरे इनको बेनेलक्स कंट्री कहते हैं। ये ग्रुप है बना हुआ है आपका, बेनेलक्स ग्रुप है, जिसमें 3 कंट्री हैं। एक तो आपका यहाँ पर क्या है, सबसे ये बेल्जियम है, बेल्जियम के नीचे लग्जमबर्ग है, ऊपर नीदरलैंड है। तो ये नीदरलैंड है आपका, ठीक है, नीदरलैंड है। ये इसको बोलते हैं उत्तरी सागर, उत्तरी सागर, सागर, ठीक है, उत्तरी सागर है। और यहां पे डोवर जल संधि है, ये है आपका डोवर जल संधि, जल संधि। हाँ, तो मैं यहाँ पे 3 देश है, एक तो आपका नीदरलैंड है, दूसरा आपका बेल्जियम है, तीसरा आपका लग्जमबर्ग है, ठीक है। 3 कंट्री मिलकर के ये एक ग्रुप बनाती है जिसका नाम है बेनेलक्स। इसके बारे में भी चर्चा आती है। ये वाला आप देख रहे हैं ना, ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम में आपका ब्रिटेन और आयरलैंड
दोनों जुड़ जाते हैं। ब्रिटेन में आपका कई सारे देश जुड़ते हैं, मतलब छोटे छोटे देश ही हैं। इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, ये तीन मिलकर के ब्रिटेन बनाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। और जब इसमें आयरलैंड को जोड़ देते हैं तो ये यूके बन जाता है, यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। ठीक है, आयरलैंड भी दो भागों में बटा हुआ है, उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड। तो ब्रिटेन का हिस्सा उत्तरी आयरलैंड तो है पर दक्षिणी आयरलैंड नहीं है। तो जब दक्षिणी आयरलैंड भी, इसमें आयरलैंड भी आप समझिए यहां पे ये वाला हिस्सा, आयरलैंड भी एक अपने आप में क्या है, एक देश है। ठीक है, एक स्वतंत्र संप्रभु देश के तौर पे है। तो यहां पर स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड ये मिलकर के ब्रिटेन बनाते हैं, और जब इसमें उत्तरी आयरलैंड जुड़ जाता है तो ये बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन, या ब्रिटेन के आगे यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके के तौर पे हम इसको देखते हैं। तो ये भी एक तरीके से ब्रिटिश देश संस्कृतियां आपस में इनका संगम है, आपस में ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कई बार आप देखते हैं वहां पे रेफरेंडम होता रहता है कि वेल्स में रेफरेंडम हो रहा है अपने आप अलग करने के लिए कि भाई हमें अब यूके से अलग होना है। चीजें चलती रहती हैं, ये भी चर्चा में बना रहता है। तो एक यूरोप का क्षेत्र ये, चार क्षेत्र बताए। पहला कौन सा बताया, बाल्कन। दूसरा रीजन कौन सा बताया, बाल्टिक। तीसरा रीजन बेनेलक्स। चौथा रीजन ग्रेट ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसके बाद अभी और चलते हैं। देखो ध्यान से सब एक एक करके देखते जाना। यहां पे देखो तीन देश है, ये कैस्पियन सागर तट है आपका। कैस्पियन सागर के पास तीन तट है, इनको बोलते हैं काकेसस कंट्री। काकेसस पर्वत श्रेणी है यहाँ पे, उसी से जुड़ी हुई है। इसी पर इन पे तीन, एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है, काकेसस पर्वत श्रेणी। तो काकेसस पर्वत श्रेणी के इन देशों का नाम होता है काकासस देश। क्या बोलते हैं, काकेसस देश। इसमें तीन देश आते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। इनके बीच में भी युद्ध चलता रहता है आपस में, जॉर्जिया और अजरबैजान के बीच में, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में ये भी तनाव बना रहता है यहाँ पे। और रूस का भी हस्तक्षेप लगातार चल रहा है, और अभी नाटो में सम्मिलित करने की बात जॉर्जिया को लेकर के भी काफी चर्चा में ये मुद्दा चलता रहता है। तो जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, इनको कौन सी कंट्री बोलते हैं, काकेसस कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काकेसस कंट्री। समझ में आ रही मेरी बात को? ठीक है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये जितना आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर से जो हिस्सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं मध्य यूरोप, सेंट्रल यूरोप। सेंट्रल यूरोप, सेंट्रल यूरोप, मध्य यूरोप में कई सारे देश हैं। जैसे ऑस्ट्रिया एक देश है यहाँ पे, बड़ा जो है चर्चा में। ऑस्ट्रिया है, चेक गणराज्य है, चेक रिपब्लिक बोलते हैं, जर्मनी है, हंगरी है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, स्विट्जरलैंड है। ऐसे करके बहुत सारे देश ये मध्य यूरोप वाले क्षेत्र में, इसको बोलते हैं मध्य यूरोप। ठीक है, मध्य यूरोप। तो एक ग्रुप आपका ये है। देखो यूरोप के जितने भी देश है ना, ये अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत सर्वोपरि रखना चाहते हैं, चाहते हैं कि इनकी इकोनॉमी बेस्ट रहे। तो इन्होंने अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ग्रुप बना रखा है, इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए ग्रुप, जिसमें साझा मुद्रा, साझा बैंक, साझी चीजें, यूरोपीय यूनियन बना रखा है इन लोगों ने, इन देशों ने। और इसमें यूरोपीय यूनियन में टोटल 27 देश हैं अभी इस समय। पहले 28 हुआ करते थे, लेकिन अभी ब्रिटेन हट गया है, ब्रेक्जिट हो गया उसका, तो ब्रिटेन एग्जिट हो चुका है यहाँ से। तो अब टोटल 27 देश हैं आपके इसमें यूरोपीय यूनियन में। तो ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं ये यूरोपीय यूनियन मेंबर्स का है। अभी बहुत सारे देशों को यूरोपीय यूनियन में जोड़ने की बात चल रही है। तो 27 देश में ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और स्वीडन और स्पेन। ये मतलब एक लिस्ट है पूरी की पूरी। तो एक ग्रुप और है यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था, आर्थिक तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, यूरोप की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए। तो इसमें एक ग्रुप और है यूरोपीय यूनियन, जिसमें 27 देश मिलकर के ये पूरा का ग्रुप अपना डेवलप करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक जो है मैंने आपको बताया, सबसे पहले बाल्कन रीजन, ये बाल्कन रीजन में 11 देश हैं। दूसरा बाल्टिक रीजन 3 देश हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका बेनेलक्स में 3 देश हैं, और इसके बाद यूके वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये आपका ब्रिटेन और आयरलैंड से मिलके बनता है। यहाँ पे मैंने काकेसस रीजन बताया जिसमें 3 देश हैं, और मध्य यूरोप में कई सारी कंट्रीज मध्य यूरोप में है। ठीक है, इसके बाद देखिए अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आती, जैसे नार्डिक देश क्या है।
स्कैंडिनेवियाई देश क्या है, इनके बारे में भी चर्चा चलती रहती है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर ये वाले क्षेत्र को, इसको एक यहाँ पे देखो ये प्रायद्वीप है, एक इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। यहाँ पे देखो ये भी एक प्रायद्वीप है, इसको बोलते हैं जुटलैंड प्रायद्वीप। यहाँ पे देखो एक प्रायद्वीप है, इसको बोलते हैं आइबेरिया प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब समझते हैं? प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब तीन तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है। द्वीप चारों तरफ से घिरा होता है, प्रायद्वीप तीन तरफ से घिरा होता है। ठीक है, तो ये इसको इसीलिए, और देखेंगे आप तो पूरी तरीके से यूरोप भी तीन तरीके से जल से घिरा हुआ है, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर। तो यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। ये खुद अपने आप में एक प्रायद्वीप है और इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रायद्वीप हैं, चाहे वो जुटलैंड प्रायद्वीप हो, चाहे कोला प्रायद्वीप हो, चाहे वो स्कैंडिनेवियन। तो जो स्कैंडिनेवियन जो प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप में तीन देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तीन देश हैं इसमें। ठीक है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आता है स्कैंडिनेवियन देशों का कि स्कैंडिनेवियाई देश कौन से हैं। तो स्कैंडिनेवियन देश वो हैं जो संस्कृति के आधार पे, भाषा के आधार पे एक दूसरे से समानता रखते हैं, कल्चर के आधार पे एक दूसरे से जुड़ाव रखते हैं। तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क को क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को, डेनमार्क यहां पे आपका अवस्थित है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को स्कैंडिनेवियाई कंट्री बोलते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है नार्डिक देशों का। तो नार्डिक देश की जब बात आती है तो नार्डिक देश में आपका नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क तो होता ही है। देखिए नॉर्वे भी है, स्वीडन भी है और डेनमार्क भी है, लेकिन इसके साथ जब फिनलैंड को जोड़ देते हैं, फिनलैंड, यहां पे एक देश है आइसलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड, और यहां पर जो है फैरो द्वीप समूह है, छोटे से द्वीप है यहाँ पे कई सारे, इनको बोलते हैं फैरो आइलैंड। तो फैरो द्वीप समूह है, और ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड डेनमार्क का कब्जा है वहां पे ग्रीनलैंड पे। इन सबको मिला देते हैं तो इनको नार्डिक देश कहा जाता है। नार्डिक देश में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ग्रीनलैंड और फैरो आइलैंड, ये नार्डिक कंट्री है। तो एक स्कैंडिनेवियाई कंट्री है, स्कैंडिनेवियाई कंट्रियों में सिर्फ तीन देश आते हैं, कौन कौन से? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। कोई दिक्कत? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये स्कैंडिनेविया, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और नार्डिक देश में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड सब आते हैं। जहां पे फिनलैंड, आइसलैंड जुड़ जाए नार्डिक हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ रहे हो बात को? ये बहुत बेसिक बेसिक बातें, नहीं बताऊंगा तो फिर नहीं कर पाओगे, नहीं समझ पाओगे। क्लियर है? चलो, तो नार्डिक और स्कैंडिनेवियाई आपको ये भी समझना जरूरी था। अब यहां पे देखो, यहां पे ये आइबेरिया, इसको बोलते हैं आइबेरिया का प्रायद्वीप, आइबेरिया का प्रायद्वीप। ठीक है, तो आइबेरिया का प्रायद्वीप या आइबेरियन प्रायद्वीप पे चार देश हैं टोटल। चार देश कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ पे अंडोरा है, एक छोटा सा देश है जिसका नाम है अंडोरा, छोटा सा देश है यहाँ पे अंडोरा। दूसरा देश है यहाँ पे स्पेन, और तीसरा देश है यहाँ पे पुर्तगाल, और यहीं पे एक छोटा सा देश है जिसका नाम है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर देश का क्षेत्र है। जिब्राल्टर पर किसका कब्जा है? यूके का कब्जा है यहां पर। ठीक है, तो ये आपका, इसको बोलते हैं आइबेरियाई देश, आइबेरियन प्रायद्वीप में है तो आइबेरियाई देश। ठीक है, एक प्रायद्वीप है ये, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है ये क्षेत्र। तो यहां पर इसमें अंडोरा, जिब्राल्टर, पुर्तगाल और स्पेन आते हैं। तो क्षेत्र देखो एक बार, ये वाला क्षेत्र जो है इसमें, ये बाल्कन क्षेत्र हो गया आपका, 11 देश है इसमें। मध्य यूरोप हो गया, ऊपर यहाँ पे बाल्टिक हो गया, बाल्टिक सागर में 3 है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। इसके बाद यहाँ पे काकेसस कंट्री थी, काकेसस देश है, 3 देश को काकेसस बोलते हैं। ठीक है, 3 देश को काकेसस देश बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यूरोप को हम बांटते हैं अलग अलग तरीके से। एक आपका यहाँ पर ये तुर्की है, तुर्की में भी आपको पता है हालात बहुत बुरे हैं इस समय, जब से भूकंप आया है तो स्थिति बहुत डामाडोल हो गई है देश की, और बहुत बड़े स्तर पे वहां पे राहत कार्य चल रहा है। ठीक है, भारत देश का वहां पे एक बड़ा योगदान आप देखने को पा रहे हैं। ये यूनान है, यहाँ पे ग्रीस है। ठीक है, तो तुर्की, ग्रीस, यहीं पे साइप्रस एक छोटा सा देश है, नीचे यहीं पे ये एक साइप्रस है, एक देश छोटा सा। तो ये एक ग्रुप आपका यहीं पर, यहाँ पर ये भी देश है। ठीक है, ऐसे ये इटली है, एक देश है यहाँ पे, माल्टा है,
तो मुख्य तौर पे आपको जो समझना है कि ये जो छोटे छोटे नाम है, कि भाई बाल्टिक राज्य कोई पूछ लेता है तो आपको पता ही नहीं है, क्वेश्चन पूछे गए आप देख लेना एक बार खोल के। बाल्कन रीजन क्या है आपको समझ ही नहीं आता कि बाल्कन देश कौन से हैं, ये एक रफली आपको, इसका जब हम राजनीतिक मानचित्रण करते हैं तो अलग अलग करके हमें देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है, यूरोपीय यूनियन भी मैंने आपको बताया, इन्हीं में से 27 देशों का एक ग्रुप है, जो 27 देशों की लिस्टिंग आपको मैंने बताई। यूरोपीय यूनियन भी 27 देश इसमें से आते हैं। ठीक, देश के नाम भी मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं। रूस भी यूरोप में आता, तो वो क्यों नहीं है इसमें? यूरोपीय यूनियन का सदस्य, उसने अपना खुद की मुद्रा, खुद की अर्थव्यवस्था, खुद की इकोनॉमी, ये वो देश हैं, छोटे छोटे देश इसमें बहुत सारे हैं, जो चाह रहे हैं कि मिल करके हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करें, बनाएं। तो वो अपने आप को बहुत सारे इंडिपेंडेंट अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं, जैसे कि अभी यूके अलग हो गया है ना, तो जो इसके साथ हैं वो यूरोपीय यूनियन के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं, कार्य करते हैं। अब चलो एक इंपॉर्टेंट चीज, काला सागर बहुत चर्चा में है, आप जानते हैं। काला सागर से सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से, अब ये रटने हैं आपको साथ साथ। ठीक है, अब ये रटने वाली चीजें आ गई। काला सागर से सीमा साझा करने वाले देश साथ में रटेंगे आप मेरे। पहला है यूक्रेन, बड़ा चर्चा में है, काला सागर को लेकर के ही ये पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ था जब क्रीमिया पे पहले हमला किया रूस ने। तो नंबर 1 यूक्रेन है, यूक्रेन के बाद रूस है, यूक्रेन के बाद रूस है, क्लॉकवाइज देख रहे हैं। फिर जॉर्जिया है, जॉर्जिया काला सागर से सीमा साझा करता है। फिर ये तुर्की है, काला सागर से सीमा साझा करता है। फिर यहाँ पे बुल्गारिया है, और फिर आपका रोमानिया है। ये 6 कंट्री याद करेंगे आप लोग। पहला यूक्रेन, दूसरा रूस, तीसरा जॉर्जिया, फिर तुर्की, फिर बुल्गारिया, फिर रोमानिया। ये क्षेत्र बड़ा चर्चा में है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछना चाहिए, सीमा साझा करने वाले देश, ये सारी चीजें। यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो तुर्की भी चर्चा में खूब चल रहा है, तो हो सकता है काला सागर को लेकर के क्वेश्चन आए। एक तो ये पता करना है। अब केवल काला सागर की बात होती तो ठीक है, काला सागर के बगल में और भी सागर है। ठीक है, ये आपका कैस्पियन सागर यहीं पे लगा हुआ है बगल में। ये थोड़ा सा कैस्पियन के भी देख लेते हैं, याद कर लेते हैं सारे के सारे। कर ले याद कैस्पियन सागर के साथ में, कर ले। ठीक, चलो। कैस्पियन सागर में रूस है आपका सबसे पहला देश। रूस के बाद यहीं पे अजरबैजान है। रूस, अजरबैजान, ईरान। ईरान की सीमा भी कैस्पियन सागर में लगती है। देखो एशिया में ज्यादा आता है ये पूरा क्षेत्र। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, रूस, अजरबैजान, ईरान, फिर इसके बाद है आपका तुर्कमेनिस्तान, और फिर आपका है कजाकिस्तान। 5 देश हैं इसमें, रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। 5 देश कैस्पियन सागर में है। काला सागर में कितने देश हैं? 6 देश। कौन कौन से देश हैं? यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। फिर से याद करो, यूक्रेन, रूस, तुर्की, उससे पहले जॉर्जिया, फिर बुल्गारिया, रोमानिया। ये बुल्गारिया रोमानिया क्यों भूल जा रहे हैं दोनों? यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कैस्पियन सागर झील है ना सर? कैस्पियन सागर झील है, लेकिन आकार बहुत बड़ा है, इसलिए इसको सागर के रूप में हम देख लेते हैं। ठीक है, कैस्पियन सागर के 5 कौन से हैं? रूस, अजरबैजान, ईरान। रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। क्या उज्बेकिस्तान की बॉर्डर लगती है? नहीं लगती है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान 2 लगते हैं मध्य एशिया वाले क्षेत्र। ठीक है, कैस्पियन सागर। फिर से रशिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। रशिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। कैस्पियन सागर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो बात केवल कैस्पियन सागर से नहीं बनेगी, और भी सागर है एक छोटा सा, तो उसको भी साथ साथ ही हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण यहाँ पे सागर होंगे, एक सागर है आपका अजोब सागर, ये है आपका। ये अजोब सागर आप देखेंगे, ये काला सागर है, काला सागर, ब्लैक सागर। यहीं पे कर्च और स्ट्रेट ऑफ कर्च है। ठीक है, कर्च जल संधि, कर्च जल संधि अजोब सागर को काला सागर से जोड़ती है। यहाँ पे देखिए, ये एक स्ट्रेट है,
अजोब सागर जो आपका है यूक्रेन और रसिया के बीच में पड़ता है, यूक्रेन और रसिया दोनों के बीच में अजोब सागर बड़ा चर्चा में है इस समय। ठीक है, तो अजोब सागर एक छोटा सा एक कर्च जल संधि द्वारा काला सागर और अजोब सागर दोनों जोड़ते हैं कर्च जल संधि से। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो कुछ? ये भी याद कर लो, दो देश ही है हमारे, सिंपल है, यूक्रेन और रसिया के बीच में आपका ये है, देखो ये मानचित्र है आपका, काला सागर है, काला सागर से ये गए कर्च जल संधि से अजोब सागर पहुंच गए। ठीक है, इधर रसिया है आपका, इधर आपका यूक्रेन। ब्लैक सी में पहुंचने के जब इसके पास कर्च सागर था, लेकिन फिर भी उसने हमला किया उस पे। इधर आ जाओ, दूसरी जगह चलते हैं। हमला चल रहा है, काफी टाइम हो चुका है, उस पर मैं कम से कम 5-6 क्लासेस ले चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, देखो। इसके बाद है तुर्की, ये आपका एजियन सागर है। एजियन सागर आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका एजियन सागर जो है ये भूमध्य सागर का ही हिस्सा है। ये है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर का ही हिस्सा है एजियन सागर, इसका नॉर्थ वाला हिस्सा है। तो इधर ग्रीस पड़ता है आपका, ग्रीस, और इधर पड़ता है तुर्की। तुर्की इस समय चर्चा में, तो हो सकता है ये क्षेत्र को लेकर पूछे कुछ क्वेश्चन। तो एक एजियन सागर जो कि भूमध्य सागर का हिस्सा है, दो क्षेत्र पड़ते हैं इसमें, एक तरफ ग्रीस है, दूसरी तरफ तुर्की है। ठीक है, यहीं पे एक जो है जलसंधि है जिसका नाम है दारदानेल्स। दारदानेल जलसंधि एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। मरमरा सागर आपका तुर्की में पड़ता है। ठीक है, एक और छोटा सागर है मरमरा सागर, कहां पे? तुर्की में। तो यहां पे एक जलसंधि है जिसका नाम है दारदानेल जलसंधि, दारदानेल्स जलसंधि। तो ये आपका किससे किसको जोड़ती है? एजियन सागर को मरमरा सागर से। क्या लगता है आपको? ठीक है ना? एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है ये जलसंधि। ठीक, तो ये आपका हो गया। एक आपका ये अजोब सागर हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। काला सागर कितने देश? काला सागर 6 देश। कौन कौन से देश? रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। याद इस तरीके से होना चाहिए कि कोई सो रहे हो आप और कोई थप्पड़ मार के जगा दे, तुरंत आप काला सागर के 6 देश बता डालो। इस तरीके से होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं होता, रिपीट करना पड़ता है कई बार। अच्छा, कैस्पियन सागर के 5 देश, और मैं रिपीट ही तो करा रहा हूँ, रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। समझ, बस अब ये जब सोने से जगने लग जाओगे ना, बोलने लग जाओगे यही सब चीजें, तो आप समझो सब याद हो जाएंगे। धुन में आपको बैठाना पड़ेगा, 2-3 बार रिवीजन की चीज है। आज ये 1-2 बार इसको और रिवाइज कर लोगे तो क्या बच जाता है आपका? कुछ चला जाएगा आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको याद हो जाएगा अलग से। ठीक है, प्रश्न आएंगे तो प्रश्न भी आपके हो जाएंगे। तो ये तो देखो बेसिक बेसिक बातें थी। अभी ये यूरोप का तो राजनीतिक तौर पे मैंने काफी चीजें आपको बता दी कि यूरोप को इस तरीके से बांटा गया है कि स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र है, स्कैंडिनेविया में वहां पे नार्डिक देश हैं, बाल्कन देश हैं, बाल्टिक देश हैं, काकेशस देश हैं, फ्रांस है, यूके है, फलाना है, डिमांड, मध्य यूरोप है, ये सब चीजें ऐसे करके बांट दिया हमने। ठीक है, ये सुविधा के लिए मैंने विभाजन किया है। बाकी ऐसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में तो हम विभाजित करते गए। ठीक है, वो कंट्री याद करने कोई मतलब नहीं था, पूछता आपका ऐसा ही है। बाल्टिक राज्य पूछ लिया तो बाल्टिक राज्य तुरंत आप बता सकते हो कौन कौन से? एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया। एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया आसानी से बता दो। ठीक है ना? चलो अब आगे चलते हैं। जो मुझे आपको अब यूरोप के थोड़ा सा भौतिक मानचित्र की बात करें तो देखो, भौतिक मानचित्र में जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका, ये यूरोप का भौतिक मानचित्रण है। इसका जो ऊपर नॉर्थ वाला हिस्सा है ये एक आपका अपलैंड एरिया है। ठीक है, पठारी क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा फिनो स्कैंडिनेविया की पठार है यहाँ पे पूरा का पूरा। तो स्कैंडिनेवियन शील्ड है ये, और ये पूरा का पूरा अटलांटिक हाईलैंड एरिया है। तो उत्तर में तो इसके पठारी क्षेत्र है पूरा का पूरा। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है पूरा का पूरा। ये मैदान है, बहुत सारी नदियां बहती हैं यहाँ पे, बहुत नदियां, इसमें 18 नदियां याद कराऊंगा अभी।
तो इतनी सारी नदियां मिल करके यहाँ पे मैदानी क्षेत्र बनाती है। फिर यहाँ पे देखेंगे प्लेटू और लोलैंड एरिया भी है, बहुत सारे पठार यहाँ पे आपको मिलेंगे, पठारी और पर्वतीय क्षेत्र है ये, बहुत सारे पठार हैं, बहुत सारे यहाँ पे पर्वत हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अल्पाइन माउंटेन सिस्टम पूरा, यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, आल्पस है, ठीक है, अल्पाइन है, ब्लैक फॉरेस्ट है, बहुत सारे जूरा पर्वत है, कई सारे पर्वत है, पर्वत वाला एरिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक ड्रेनेज पैटर्न है, बहुत सारी नदियां बहती हैं, ड्रेनेज पैटर्न है, और बहुत सारी खाड़ियां हैं, बहुत सारी जो है आपकी जल संधियां हैं। तो ओवरऑल द्वीप है बहुत सारे, इसमें छोटे छोटे द्वीप है। तो इस तरीके से भौतिक तौर पर उच्चावच के दृष्टिकोण से यूरोप में सब कुछ है, यहाँ पे पहाड़ भी है, पठार भी है, मैदान भी है, तो उच्चावच यहाँ पे पर्याप्त है। अब देखो एक एक करके चलते हैं, पहले हम चलते हैं यूरोप के पर्वतों पे। देखो इतने सारे पर्वत हैं, अच्छी खासी लिस्ट बना के लाया हूं, पर्वत पूरे रटवाना है मुझे आप लोगों को। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप को एशिया से अलग करने वाले 4 कारक, पहले याद कर लो। यूरोप और एशिया, देखो यूरोप को हम क्या कहते हैं, एक चीज और ध्यान रखना, यूरोप को महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। क्यों महाद्वीप कहते हैं? क्योंकि ऐसा माना गया कि यूरोप जो था ना, पहले जब पैंजिया का विघटन हुआ तो यूरोप एक अलग भूस्थल था, और ये यहाँ पर आकर के एशिया के साथ मिला है, इसलिए यहाँ पे बलित माउंटेन पड़े हैं, इसको बोलते हैं यूराल पर्वत श्रेणी। ये एशिया से जुड़ाव रखता है। वैसे देखने में तो एक ही जैसा लगता है, यूरोप और एशिया में कोई अंतर नहीं कर सकते, लेकिन अब देखेंगे यूरोप को एशिया से अलग करने वाले 4 कारक कौन कौन से। एक तो यूराल पर्वत है, यहाँ पे एक माउंटेन है आपका यूराल पर्वत। यूराल पर्वत से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है यूराल नदी, यहीं से एक नदी निकलती है, ये देखिए ये है यूराल नदी। तो नंबर 1 यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। नंबर 2 यूराल नदी, ठीक है। तीसरा है आपका कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ये भी बहुत भौतिक कारक है, कैस्पियन सागर भी अलग करता है। और यहीं पे कैस्पियन सागर बाद ये चौथा है काकेशस पर्वत श्रेणी। ये 4 चीजें मिल करके यूरोप को एशिया से अलग करती हैं। कौन कौन सी 4 चीजें रट लोगे क्या? कौन सा? पहला नंबर 1 यूराल पर्वत, नंबर 2 यूराल नदी, नंबर 3 कैस्पियन सागर, नंबर 4 काकेशस पर्वत। ये 4 मिलकर के यूरोप को एशिया से अलग कर देते हैं, पृथक कर देते हैं, ठीक है। अब इसके पूरे पर्वत श्रेणियों के बारे में देखते हैं। 1 2 3 करके याद कराऊं क्या? देखो चलो 1 2 3 करके याद करते हैं, पहले 10 तक की गिनती याद करते हैं, ठीक है। ये तो देखो यूरोप है, इसमें सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 है। नंबर 1 का नाम है कैंटाब्रायन पर्वत। नंबर 1 है आपका कैंटाब्रायन पर्वत, नंबर 1 कैंटाब्रायन पर्वत। नंबर 2 आपका यहाँ पे आइबेरिया के पठार से जुड़ा हुआ है, इसका नाम है पिनरीज पर्वत श्रेणी। अभी सब के बारे में बताऊंगा थोड़ी थोड़ी बातें। नंबर 1 है कैंटाब्रायन पर्वत, नंबर 2 है आपका पिनरीज पर्वत, नंबर 3 आपका जो है यहाँ पर देखेंगे आल्पस पर्वत है, आल्पस पर्वत श्रेणी नंबर 3। अभी ये कहाँ पे है, इनकी विशेषताएं क्या है, सब कुछ देखेंगे। देखिए आल्पस पर्वत श्रेणी है। फिर इसके बाद ये आपका इटली है, आपका इटली भूमध्य सागर में अवस्थित है, भूमध्य सागर में प्रायद्वीपीय पूरा का पूरा देश है। यहाँ पे है आपकी अल्पाइन पर्वत श्रेणी, अल्पाइन, एपेनाइन भी बोलते हैं, अल्पाइन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद नंबर 5 यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो आपका एड्रियाटिक सागर है उससे लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर है आपकी पिंडस पर्वत श्रेणी, नंबर 5 पिंडस। नंबर 6 है बाल्कन पर्वत श्रेणी, यहाँ पे देखेंगे तो बाल्कन वाले क्षेत्र पे आपकी है बाल्कन पर्वत श्रेणी, बाल्कन पर्वत श्रेणी। बाल्कन के बाद है काकेशस पर्वत श्रेणी। काकेशस देश अभी बताए थे ना 3 देश, कौन कौन से थे 3 देश काकेशस देश? जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है। तो यहीं पर है काकेशस पर्वत श्रेणी। और नंबर 8 है यूराल पर्वत। कौन सा है? यूराल पर्वत। तो ये पहले 8 याद कर लो। नंबर 1 कैंटाब्रायन पर्वत, नंबर 1 कैंटाब्रायन पर्वत, कैंटाब्रायन पर्वत। नंबर 2 पिनरीज पर्वत, नंबर 3 आल्पस पर्वत, नंबर 4 एपिनाइन पर्वत, नंबर 5 पिंडस पर्वत, बाल्कन पर्वत, काकेशस पर्वत, यूराल पर्वत। अब यहाँ पे और कई सारे पर्वत हैं। एक है जूरा पर्वत, ये आल्पस के उत्तर में है जूरा पर्वत। इसी के ऊपर है बासजस रेंज,
इसके बाद है ब्लैक फॉरेस्ट, तो नंबर 9 है जुरा पर्वत, नंबर 10 है बासजिद पर्वत, नंबर 11 है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ठीक है, नंबर 10 है बासजिद पर्वत, नंबर 11 है ब्लैक फॉरेस्ट और नंबर 12 है हास्ट पर्वत। तो ये कुछ प्रमुख पर्वत यहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे पहले कैंटाब्रायन पर्वत। कैंटाब्रायन पर्वत स्पेन का प्रमुख पर्वत है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये कंट्री है पुर्तगाल और स्पेन, या इबेरिया का प्रायद्वीप है। यहाँ पर स्पेन वाले क्षेत्र पे जो है ये प्रमुख पर्वत है आपका। स्पेन का प्रमुख पर्वत कौन सा है? कैंटाब्रायन पर्वत। इसका निर्माण यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट दोनों के आपस के मिलने से हुआ है। यूरेशियन और अफ्रीकन दोनों प्लेटें आपस में आकर के जब मिल गई हैं तो ये पर्वत श्रेणी आपकी बनी है। इसी पर्वत श्रेणी से स्पेन की प्रमुख नदी इब्रो नदी का उद्गम होता है। इब्रो नदी यहीं से निकलती है। अभी मैं पढ़ाऊंगा नदियों वाले चैप्टर में, आपको पूरी की पूरी नदियां भी याद कराऊंगा। तो ये आपका कैंटाब्रायन पर्वत हो गया। दूसरा है पिनरीज पर्वत। ये है आपका पिनरीज पर्वत श्रेणी। पिनरीज पर्वत श्रेणी ये फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है। ये पर्वत इधर ये फ्रांस है इधर, और इधर स्पेन है आपका, स्पेन। तो फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? याद करना है, पिनेरीज पर्वत, पिरेनीज पर्वत, पिरेनीज पर्वत। ठीक है, और इसी पर्वत पर एक छोटा सा देश अवस्थित है जिसका नाम है अंडोरा। इस पर्वत पर पिनेरीज पर ही एक देश है जिसका नाम है अंडोरा। अंडोरा देश पिनेरीज पर्वत पर ही अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आल्पस पर्वत श्रेणी। यहां पर है ये आपकी आल्पस पर्वत श्रेणी। तो आल्पस पर्वत श्रेणी फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली क्षेत्र में अवस्थित है आपका। ठीक है, कहां कहां पे? फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली, इसमें अवस्थित है आपका आल्पस पर्वत। ठीक है, आल्पस पर्वत का निर्माण भी यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट दोनों के आपस में अभिसरण से, दोनों के आपस में मिलने, तो एक बलित पर्वत है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट ब्लांक। माउंट ब्लांक सबसे ऊंची चोटी है, माउंट ब्लांक। माउंट ब्लांक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट ब्लांक। इस पर्वत से कई सारी नदियां निकलती है, जैसे राइन नदी, रोन नदी, राइन नदी, रोन नदी, ये सारी नदियां आपकी इसी पर्वत से, आल्पस पर्वत से निकलती हैं। राइन नदी, रोन नदी, ये सब आल्पस पर्वत से निकलती हैं। ठीक है, इस पर्वत क्षेत्र में बहुत सारी वनस्पति पाई जाती है, बहुत सारे खनिजों के भंडार पाए जाते हैं और पर्यटन की दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण पर्वतों में से एक है आल्पस पर्वत। वहां पे यूरोप का एक प्रमुख पर्वत है। तो कहां पर अवस्थित है आपका? फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पे। ठीक है, हो गया। इसके बाद देखो ये इटली वाला क्षेत्र है, ये आप देख रहे हैं। ये इटली में जो है जो पर्वत है इसका नाम है एपेनाइन पर्वत। क्या नाम है? एपिनाइन्स पर्वत या अल्पाइन पर्वत। ठीक है, तो एपेनाइन पर्वत जो है इटली में अवस्थित है। इटली में अवस्थित नवीन बलित पर्वत है ये। इसी पर्वत में टिबेर नदी का उद्गम होता है। यहाँ पे इटली में एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है टिबेर नदी, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। और टिबेर नदी या टाइबर भी बोलते हैं, इस नदी के किनारे ही इटली की राजधानी रोम अवस्थित है। रोम में ही वेटिकन सिटी अवस्थित है। तो टाइबर जो आपकी यहाँ की प्रमुख नदी है, टिबेर प्रमुख नदी है, उसकी राजधानी मतलब इटली की राजधानी रोम टाइबर के किनारे है। क्लियर है? कौन से नदी, कौन सा पर्वत है यहाँ पे? एपिनाइन पर्वत। ठीक है, इसके बाद अगला पर्वत है आपका, यहाँ पे देखिए ग्रीस देश है। यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है पिंडस पर्वत। पिंडस पर्वत ग्रीस का प्रमुख पर्वतों में से एक है। पिंडस के बाद 7वें नंबर का पर्वत, 6वें नंबर का पर्वत है बाल्कन पर्वत। यहाँ पे देखिए बाल्कन पर्वत है। तो रोमानिया और बुल्गारिया की बॉर्डर पे अवस्थित है आपका ये बाल्कन पर्वत श्रेणी, रोमानिया और बुल्गारिया की पर्वत, और ये काला सागर के पास अवस्थित है। ये देखिए ब्लैक फॉरेस्ट है आपका, माफ करिएगा काला सागर है, तो काला सागर के पास अवस्थित है आपका बाल्कन पर्वत श्रेणी। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है बोटेब। काला सागर के पास अवस्थित है, सबसे ऊंची चोटी का नाम है बोटेब चोटी। बोटेब चोटी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका बाल्कन। बाल्कन, बाल्कन हो गया ना? हाँ, बाल्कन हो गया। बाल्कन के बाद अगला है काकेशस पर्वत श्रेणी। काकेशस में 3 देश मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से? आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया।
तो ये भी एक नवीन बलद पर्वत है और ये पर्वत जो है कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच अवस्थित है। यहाँ पे देखिए इधर कैस्पियन सागर, इधर काला सागर है, काकेशस पर्वत श्रेणी दोनों के बीच में अवस्थित है। ये आपका एशिया और यूरोप की बॉर्डर भी बनाता है। मैंने आपको बताया 4 यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एल्ब्रुस। ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एल्ब्रुस। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कहां अवस्थित है? काकेशस पर्वत श्रेणी पर। किसमें अवस्थित है? काकेशस पे। क्या नाम है? माउंट एल्ब्रुस। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी यहां पर अवस्थित है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप दोनों के बीच में अवस्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है नारो दनाया। नारो दनाया, सबसे ऊंची चोटी का नाम है नारो दनाया, नारो दनाया, ठीक है। और इसमें पेट्रोलियम, लौह अयस्क, प्राकृतिक गैस, इसके विशाल भंडार पाए जाते हैं आपके यूराल पर्वत क्षेत्र में, ठीक। बाकी देखो यहाँ पे कई सारे पर्वत हैं। एक आपका जूरा पर्वत है, जूरा पर्वत। दूसरा आपका बासजेस रेंज है। तीसरा आपका ब्लैक फॉरेस्ट है। ब्लैक फॉरेस्ट आपका एक भ्रंश पर्वत का उदाहरण है, भ्रंश पर्वत का उदाहरण है आपका ये, ठीक है। भ्रंश पर्वत के तौर पे हम इसको देखते हैं आपका, तो एक भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। इसके बाद आपका यहाँ पर है हास्ट पर्वत। ये आपका है हास्ट पर्वत। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूरोप में मुख्य तौर पे पर्वत श्रेणियों में जो मैंने आपको बताई 8 पर्वत श्रेणियां ये प्रमुख है। बाकी ये छोटे छोटे पर्वत यहाँ पे पाए जाते हैं पठारी और पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है। तो ये आपका पर्वत श्रेणी हो गई प्रमुख। फिर से एक बार मैं फिर से आपको सारे नाम याद कराता हूं, ठीक है। 8 मैंने पहले आपको बताए, 8 की लिस्ट कराइए, फिर मैं पूरे के पूरे याद करता हूँ। पहला है कैंटाब्रायन, ठीक है। कहां पर है? स्पेन का प्रमुख पर्वत है। फिर इसके बाद पिनरीज है, स्पेन और फ्रांस की बॉर्डर पे अवस्थित है। कैंटाब्रायन, यहाँ पे पिनरीज है। इसके बाद आल्पस है आपका, ठीक है। आल्पस के बाद फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली की बॉर्डर पे अवस्थित है। एपिनाइन पर्वत ये कहाँ अवस्थित है? इटली में अवस्थित है। पिंडस आपका ग्रीस में अवस्थित है। इसके बाद बाल्कन आपका ये रोमानिया और बुल्गारिया की बॉर्डर पे अवस्थित है। इसके बाद आपका बाल्कन के बाद, ठीक है, अभी मैंने आपको रोमानिया और बुल्गारिया बताया था ना, ब्लैक सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन से 6 देश है ब्लैक सागर के साथ? यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका यहीं पर रोमानिया और बुल्गारिया पे ही ये बाल्कन पर्वत श्रेणी आपकी यहीं पर अवस्थित है। बाल्कन के बाद काकेशस, काकेशस के बाद आपका यूराल पर्वत, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे जूरा पर्वत है, बासजेस रेंज है, ब्लैक फॉरेस्ट है। ये आपके प्रमुख पर्वत है यहाँ पे। तो आ जाता है कभी भी मैच द फॉलोइंग का, तो आसानी से आप इतना तो कर ही लोगे। ऐसे ही आएगा, ऐसा नहीं होगा कि पर्वत के बारे में इतिहास लिखने के लिए बोलेगा, ठीक है। बस नॉर्मल आपको याद होना चाहिए। इनसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछते हैं कि आपसे पूछ लेगा कि ये पर्वत श्रेणी कहाँ अवस्थित है, तो आप रफली आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं यूरोप की प्रमुख नदियों को याद कराते हैं आपके। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी खासी लिस्ट है मेरे पास यूरोप की नदियों की। 18 नदियां मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए इकट्ठा की हैं। तो 18 प्रमुख नदियां जो है यूरोप की अभी हम देखेंगे। मैं आप लोगों को वही क्रम से बताता जाऊंगा, एक बार क्रम से आप इनको याद करिएगा। पहले एक बार लोकेशन देख लेते हैं, फिर हर नदी की विशेषता देख लेंगे। पहली नदी यहाँ पे है टेगस नदी। नंबर 1 है टेगस नदी, ठीक है। नंबर 2 है एब्रो नदी। नंबर 1 टेगस नदी, नंबर 2 एब्रो नदी। नंबर 3 है लोआर नदी। ये है आपकी नंबर 3 लोआर नदी, ठीक है। नंबर 3 है लोआर नदी। नंबर 4 है आपका सीन नदी, सीन रिवर। नंबर 1 टेगस, नंबर 2 एब्रो, नंबर 3 लोआर, नंबर 4 सीन नदी, ठीक है। नंबर 5 आपका राइन नदी है, राइन नदी। अभी इन सभी नदियों के बारे में मैं विशेषताएं बताऊंगा। राइन नदी के बाद फिर है आपकी रो नदी, ठीक है। नंबर 5 के बाद नंबर 6 आपका यहाँ पे पो नदी, माफ करिएगा, नंबर 6 आपकी पो नदी, ठीक है। कौन सी है? पो नदी, ठीक है। नहीं माफ करिएगा, नंबर 5 के बाद 1 मिनट रुक जाओ, इसमें सुधार कर देते हैं। नंबर 1 आपकी टेगस नदी, नंबर 2 आपकी एब्रो नदी, नंबर 3 आपकी लोआर नदी, नंबर 4 आपकी सीन नदी, नंबर 5 आपकी रीन नदी, नंबर 6 आपकी रोन नदी है। यहाँ पे रोन नदी,
नंबर 7 आपकी पो नदी है, पो नदी। नंबर 7 आपकी पो नदी। पो नदी के बाद आपकी नंबर 8 जो है आपकी टाइबर नदी है, टाइबर नदी, टाइबर या टिबेर, ठीक है। नंबर 9 आपकी डेन्यूब नदी है आपकी, नंबर 9 डेन्यूब। नंबर 10 आपकी एल्ब नदी है, यहां पे एल्ब नदी है, नंबर 10 आपकी एल्ब नदी है। नंबर 11 आपकी स्प्री नदी है, स्प्री, नंबर 11 स्प्री नदी है। नंबर 12 बितुस्ता नदी है, यहां पे बितुस्ता नदी, अभी सबके बारे में देखेंगे, बितुस्ता। नंबर 3 नीस्टर नदी है, नीस्टर। नंबर 13 नीस्टर नदी। नंबर 14 नीपर नदी, नंबर 14 नीपर नदी। नंबर 15 यहां पर है आपकी, इसका नाम है डोनेट्स नदी, डोनेट्स नदी। नंबर 16 आपकी डॉन नदी है, नंबर 16 आपकी डॉन नदी है। नंबर 17 बोल्गा नदी है। नंबर 18 यूराल नदी है। और नंबर 19 आपकी यहां पर है टेम्स नदी, नंबर 19 है टेम्स नदी। 19 नदियां हैं यूरोप की। एक बार फिर से मैं इन नदियों के क्रम से नाम लूंगा और आपको इनकी विशेषताएं भी बताऊंगा। नंबर 1 टेगस नदी, टेगस के बाद एब्रो नदी, फिर लोआर नदी, फिर सीन नदी, सीन के बाद नंबर 5 राइन नदी, राइन नदी के बाद नंबर 6 रोन नदी, रोन नदी के बाद आपका नंबर 7 पो नदी, नंबर 8 टाइबर नदी, नंबर 9 डेन्यूब नदी, प्रमुख नदी है ये, अभी इन सब के बारे में बताते हैं। नंबर 10 आपका जो है एल्ब नदी है। नंबर 11 आपका स्प्री नदी है। नंबर 12 आपकी बितुस्ता नदी है। नंबर 13 आपकी नीस्टर नदी है। नंबर 14 नीपर नदी है। नंबर 15 जो है आपका 15 नंबर जो है ये नदी जो है कहीं ना कहीं पे जाकर के अजोब सागर जो आपका यहाँ पे, इन पे 2 नदियां जाल गिराती हैं, एक तो डॉन नदी और डॉन की सहायक नदी है डोनेटस्क नदी कहते हैं यहाँ पे अजोब सागर है, अजोब सागर पे जल गिराती है। डॉन भी प्रमुख नदी है यहाँ पे, तो डोनेटस्क नदी, डॉन नदी, इसके बाद बोल्गा नदी, बोल्गा कैस्पियन सागर में जल गिराती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी बोल्गा ही है आपकी, ठीक है। नंबर 17 बोल्गा, नंबर 18 यूराल, नंबर 19 टेम्स नदी। अब एक एक करके सभी नदियों के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। पहली नदी है टेगस नदी। टेगस नदी का उद्गम जो होता है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक पर्वत श्रेणी बताई थी, यहाँ पे ये है टेगस नदी। ये आपकी टेगस नदी का उद्गम जो होता है केंद्रीय कार्डिलेरा से होता है। यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है केंद्रीय कार्डिलेरा, छोटी सी पर्वत श्रेणी यहाँ पे, और ये अटलांटिक महासागर में जल गिराती है आपकी, ठीक है। इसी नदी के किनारे पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन अवस्थित है। लिस्बन पुर्तगाल की प्रमुख नदी है आपकी टेगस नदी। टेगस नदी कहां है? पुर्तगाल में। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन अवस्थित है टेगस नदी के किनारे, ठीक है। कहां पे अवस्थित है? टेगस नदी के किनारे। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला चलते हैं, यहां पे अगली नदी है आपकी एब्रो नदी। एब्रो नदी स्पेन की प्रमुख नदी है। टेगस नदी पुर्तगाल की प्रमुख नदी है, एब्रो नदी आपकी स्पेन की नदी है। ये आपकी कहां से निकलती है? कैंटाब्रायन पर्वत से निकलती है। स्पेन का प्रमुख पर्वत है कैंटाब्रायन, तो ये आपका कैंटाब्रायन पर्वत से निकलती है, भूमध्य सागर में जल गिराती है। ये भूमध्य सागर में जल गिराती है एब्रो नदी, ठीक है। और इस नदी के किनारे स्पेन का प्रमुख शहर जिसका नाम है जारागोजा, जारागोजा शहर इसी के किनारे अवस्थित है आपका, ठीक है। जारागोजा अवस्थित है। क्लियर है, स्पष्ट है। इसके बाद अगला है लोआर नदी। लोआर नदी का उद्गम जो होता है, यहां पर अभी मैं पठार आपको पढ़ाऊंगा, तो यहां पर एक मैसिव का पठार है, ठीक है। मैसिव प्लेट्यू है, तो मैसिव प्लेट्यू से निकलती है ये लोआर नदी, और मैसिव प्लेटो से निकलते हुए ये है बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी में जल गिराती है, ठीक है। बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी में जल गिराती है ये। लोआर नदी बिस्के की खाड़ी, ठीक है। तो बिस्के की खाड़ी में लोआर नदी जल गिराती है। और लोआर नदी फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। कहां की? फ्रांस की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लोआर नदी, ठीक है। क्लियर, स्पष्ट है, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं। सीन नदी, चौथे नंबर की नदी है सीन नदी।
सीन नदी भी आपका मैसिप के पठार से निकलती है और निकलने के बाद यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल पे जल गिराती है। तो मैसिप प्लेट्यू से निकलती है, इंग्लिश चैनल पे जल गिराती है। सीन नदी के किनारे ही फ्रांस की राजधानी पेरिस अवस्थित है। ठीक है, तो सीन नदी के किनारे भी फ्रांस की प्रमुख नदी है और इसके किनारे ही आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस अवस्थित है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला है आपका नंबर 5, यह है राइन नदी। नंबर 5 है राइन नदी। राइन नदी का उद्गम होता है आल्प्स पर्वत श्रेणी से और यह जल गिराती है उत्तरी सागर पर। यह है आपका नॉर्थ सी, उत्तरी सागर पर जल गिराती है। ठीक है, तो आल्प्स पर्वत श्रेणी से राइन निकलती है, जल गिराती है उत्तरी सागर पे और यह नदी जर्मनी और फ्रांस में सीमा बनाती है। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस की सीमा क्षेत्र पर बास्जेस रेंज और ब्लैक फॉरेस्ट दोनों पर्वतों के बीच से बहती है। ये भ्रंश घाटी में बहती है नदी। बास्जेस रेंज यहां पर आपकी बास्जेस पर्वत श्रेणी है और ब्लैक फॉरेस्ट है यहां पे। ठीक है, तो ब्लैक फॉरेस्ट और बास्जेस रेंज के बीच में बहती है नदी, राइन नदी। ठीक है, कहां किसके किसके बीच में? फ्रांस और जर्मनी के बीच में। तो ये भ्रंश घाटी में बहने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी है। भारत में भी भ्रंश घाटी में नर्मदा बहती है, सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणी के बीच में। ठीक है, भ्रंश घाटी मतलब जब जमीन फॉल्ट के कारण, भ्रंश के कारण से धंस जाती है, नीचे चली जाती है। ठीक है, तो नदी का तो भ्रंश घाटी में बहने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी राइन नदी है। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, इसी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रूर नदी। इसी की एक सहायक नदी है रूर नदी। तो राइन और रूर नदी का जो बेसिन है ये कोयले का भंडार है, इसी के लिए विश्व युद्ध हुए। जर्मनी में रूर की घाटी कोयले के लिए विश्वविख्यात है। सबसे ज्यादा कोयला यहाँ पे जर्मनी की रूर नदी घाटी पे पाया जाता है। ठीक है, तो राइन नदी में सबसे ज्यादा कोयले का परिवहन किया जाता है, इसलिए इसको काली नदी भी कहा जाता है। राइन नदी मतलब पैल्यूटेड हो चुकी है और ब्लैक पूरी नदी यमुना की जैसे हो चुकी है इस समय, इसको काली नदी के तौर पे भी जानते हैं। राइन नदी नीदरलैंड में रोटरडम के पास अपना डेल्टा बनाती है और यहीं उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। रोटरडम यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह के तौर पे। ठीक है, एम्स्टर्डम, रोटरडम ये प्रमुख शहर है नीदरलैंड के। तो रोटरडम में जाकर के राइन नदी अपना क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है और उत्तरी सागर में जल गिराती है। और राइन नदी को रोन नदी के साथ जोड़ दिया गया है, नदी जोड़ो परियोजना के साथ दोनों को जोड़ दिया गया है और ये एक जल परिवहन नौका गम्य नदी के तौर पे। ठीक है, तो ये यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदियों में से एक है, औद्योगिक नदियों में से एक है राइन नदी और इसकी सहायक रूर नदी। ठीक है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कई बार क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा, इसको आप समझिए। ठीक है, राइन नदी हो गया। अब आगे चलते हैं रोन नदी, 6वें नंबर। राइन अलग है, अब चलते हैं रोन नदी पे। रोन कहां से निकलती है? आल्प्स से निकलती है। कहां जल गिराती है? लॉयंस की खाड़ी में। यहाँ पे खाड़ी जो है इसको बोलते हैं लॉयंस की खाड़ी। लॉयंस की खाड़ी में जल गिराती है, भूमध्य सागर का हिस्सा है ये, लॉयंस की खाड़ी में जल गिराती है। ठीक है, तो रोन नदी आपका आल्प्स पर्वत श्रेणी से निकलती है, लॉयंस की खाड़ी में जल गिराती है। यह नदी मुख्य तौर पे फ्रांस में बहती है। इस नदी के किनारे से ल्योन्स नदी, ल्योन्स शहर जो है आपका स्थित है, जो रेशम के लिए विख्यात है। विश्व की रेशम राजधानी कहा जाता है ल्योन्स को। ठीक है, तो रोन नदी के किनारे ही आपका ल्योन्स शहर आपका अवस्थित है, जो विश्व की रेशम राजधानी के तौर पे है। अगली नदी है पो नदी। यहाँ पे अगली नदी है पो नदी, 8 नंबर नदी। इस नदी का उद्गम भी आल्प्स पर्वत श्रेणी से होता है। ये 7 नंबर नदी, माफ करेगा, 7 नंबर नदी आपकी पो नदी मैंने बताया था। पो नदी का उद्गम आल्प्स पर्वत श्रेणी से होता है और ये एड्रियाटिक सागर में जल गिराती है। देखो ये जो जलराशि है ना, इस जलराशि को एड्रियाटिक सागर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एड्रियाटिक सागर, इटली के जस्ट बगल में। तो एड्रियाटिक सागर में जल गिराती है कौन सी नदी? पो नदी। ठीक है, पो नदी के नदी बेसिन में चावल की खेती की जाती है और इटली की सबसे लंबी नदी यही है, पो नदी। इसको इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी को क्या बोलते हैं? इटली की गंगा। तो इटली की प्रमुख नदी है। आपको याद क्या रखना है, कौन सी नदी किस शहर में बह रही है, उसके किनारे कोई राजधानी तो अवस्थित नहीं है, ये चीज मैं बता रहा हूँ। इटली का बेसिन जो है यहाँ पर प्रमुख है। यहाँ पे 2
मतलब पो नदी के किनारे बहुत सारे जो है शहर इटली के हैं, जैसे मिलान एक शहर है, ये वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ज्यादा जो है आपका मिलान का नाम आता है। ट्यूरिन एक शहर है, ट्यूरिन आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। तो यहाँ पे इटली में जो औद्योगिक शहर है वो इसी में अवस्थित है, कोई दिक्कत? ठीक है। इसके बाद है आपका टाइबर नदी। टाइबर नदी आपकी कहां है? रोन नदी, ये है 8 नंबर, इटली में ही बहती है आपकी 8 नंबर, टाइबर नदी। तो टाइबर नदी का जो उद्गम होता है यहाँ पे एपीनाइन्स पर्वत श्रेणी है, एपीनाइन्स पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है और भूमध्य सागर में टाइबर जल गिराती है। ठीक है। इस नदी के किनारे ही इटली की राजधानी रोम अवस्थित है और वेटिकन सिटी भी इसी नदी के किनारे अवस्थित है। आपका क्लियर है? तो टाइबर नदी किनारे इटली की राजधानी है। अगली और प्रमुख नदी है डेन्यूब नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ये नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहां से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट से। कहां जल गिराती है? काला सागर में। कहां जल गिराती है? ब्लैक सी में। कहां जल गिराती है? ब्लैक सी में। ठीक है। काला सागर में। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब है। ठीक है। और इस नदी का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है नौवहन के लिए। नौका गम्य नदी है ये। ठीक है। और एक नहर बना करके डेन्यूब नदी को राइन नदी से और रोन नदी से, दोनों से आपस में जोड़ दिया गया है। ठीक है। देखो ये तीनों नदियां आपस में जुड़ी हुई हैं। डेन्यूब राइन से जुड़ी है और राइन रोन से जुड़ी हुई है। तो एक नहर बना करके डेन्यूब को राइन रोन नदी तंत्र से जोड़ दिया गया है। यह नदी विश्व में सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी है। सबसे ज्यादा देशों से गुजरती है, 10 देशों से गुजरती है नदी। डेन्यूब नदी विश्व के 10 देशों से गुजरती है। यह विश्व के सबसे ज्यादा देशों से गुजरने वाली नदी है। इस नदी के किनारे 4 देशों की राजधानी पड़ती है। 4 देशों की राजधानी डेन्यूब नदी के किनारे। कौन कौन सी? वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया डेन्यूब नदी के किनारे। माफ करेगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो है आपके डेन्यूब नदी के किनारे है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, ये भी आपके डेन्यूब नदी के किनारे है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा भी आपकी किसके किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, वो भी आपकी किसके किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे। और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, वो भी आपकी डेन्यूब नदी के किनारे। याद कर लीजिए, पहला वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी, ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। इन सब से ये नदी जो है होकर के आपका 4 देशों की राजधानी और 10 देशों से होकर गुजरती है डेन्यूब नदी। विश्व की यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी। कोई दिक्कत? ठीक है। अगला चलते हैं, 10 नंबर है आपका एल्ब नदी। ये है आपकी एल्ब नदी, 10 नंबर नदी। तो एल्ब नदी में चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग इसके किनारे अवस्थित है, एल्ब नदी के किनारे। ठीक है। चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग जो है इसके किनारे अवस्थित है, एल्ब के किनारे। ठीक है। इसके बाद आपका एल्ब के बाद अगला है आपका स्प्री नदी। स्प्री आपकी जर्मनी की राजधानी बर्लिन पे अवस्थित है। जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन, माफ करेगा, जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है वो आपकी स्प्री नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है। इसके बाद वितुस्तला, अगली नदी है वितुस्तला। वितुस्तला नदी पोलैंड की राजधानी वारसा जो है इसी नदी के किनारे है। तो एल्ब नदी में चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग इसके किनारे अवस्थित है, एल्ब में। स्प्री में जर्मनी की राजधानी बर्लिन अवस्थित है और वितुस्तला में आपकी पोलैंड की राजधानी वारसा आपकी इसके नीचे अवस्थित है। ठीक है। पोलैंड की राजधानी वारसा अवस्थित है। इसके बाद आपकी 13 नंबर नदी है निस्टर नदी। निस्टर नदी जो है माल्डोवा और यूक्रेन की सीमा में बहती है और काला सागर में जल गिराती है। माल्डोवा और यूक्रेन की सीमा में बहती है और काला सागर में जल गिराती है। फिर है आपकी नीपर नदी। ये नीपर नदी के किनारे ही यूक्रेन की राजधानी कीव अवस्थित है। यूक्रेन की राजधानी कीव आपकी नीपर नदी के किनारे। अब जैसे ये इस समय बड़ा चर्चा में है, हो सकता है पूछ ले। ठीक है। डोनेटस नदी जो है आपकी ये है डोनेटस नदी, ये है यहाँ पे डोनेटस और डॉन। डोनेटस आपके अजोब सागर में जल गिराती है। यहाँ पे अजोब सागर है, काला सागर और अजोब सागर। ठीक है। तो अजोब सागर में जल गिराने वाली नदी है डोनेटस नदी।
और डोनेटस नदी के किनारे कोयले के, इसके नदी बेसिन में कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद डॉन नदी है। डॉन नदी भी कहां जल गिराती है आपकी? डॉन नदी आपकी जल गिराती है अजोब सागर में। डॉन नदी भी अजोब सागर में जल गिराती है। इसके बाद आपका बोल्गा रिवर है, बोल्गा नदी, ये है बोल्गा, ये आप देखिए बोल्गा नदी है, ये कैस्पियन सागर है आपका। तो बोल्गा नदी का उद्गम बलदाई की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है? बलदाई की पहाड़ियों से। बलदाई की पहाड़ियों से बोल्गा नदी का उद्गम होता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है ये, यूरोप की सबसे लंबी नदी, और ये कैस्पियन सागर झील में अपना जल गिराती है। कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है बोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बोल्गा रिवर। कौन सी? बोल्गा। कहां से निकलती है? बलदाई की पहाड़ियों से, कैस्पियन सागर में जल गिराती है। इसका उपयोग नौ परिवहन के लिए किया जाता है, और यह नदी ज्यादातर रूस में बहती है। ये रूस में ज्यादातर क्षेत्र इसका रूस में बहता है, रूस में बहने वाली नदी है। इसके नदी बेसिन पे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। इस नदी पर यूरोप की बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं, और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में कामा, ओका, सुखोना, ये कुछ प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। और इस नदी के बेसिन में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, बोल्गा नदी के बेसिन में ही स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। तो यूरोप में घास के मैदान पाए जाते हैं, आप सबको पता है। तो घास के मैदान कौन से पाए जाते हैं? स्टेपीज घास के मैदान। ठीक है, तो ये आपकी बोल्गा नदी के बारे में जानकारी हो गई। इसके बाद आपकी यूराल नदी 18 नंबर नदी है, यूराल नदी। इसका उद्गम यूराल के पहाड़ से होता है, यूराल पर्वत श्रेणी से होता है, और कहां जल गिराती है? कैस्पियन सागर झील में जल गिराती है। यूराल नदी भी आपकी कैस्पियन सागर झील में ही जल गिराने वाली नदी है। और यूराल नदी आपकी रूस और कजाकिस्तान की बॉर्डर में बहती है। ठीक है, रूस और कजाकिस्तान के बॉर्डर से बहती है। यह नदी कजाकिस्तान में पंछी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। यूराल नदी भी पंजाकार डेल्टा बनाती है, पंछी के पंजाकार डेल्टा। ठीक है, पंछी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। यूराल नदी के बेसिन में भी पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। यह नदी यूरोप और एशिया के बीच में सीमा का निर्माण करती है। मैंने बताया था यूराल नदी के बारे में। और इस नदी बेसिन में भी स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। तो बोल्गा, यूराल, यहाँ पे स्टेपीज घास के मैदान जो पाए जाते हैं इसी पे पाए जाते हैं। ठीक है, अंतिम नदी 19 नंबर नदी है टेम्स। टेम्स के किनारे ही लंदन अवस्थित है आपका। ब्रिटेन की राजधानी लंदन इसी के किनारे अवस्थित है, लंदन शहर अवस्थित है टेम्स नदी के किनारे। तो ये टोटल आपकी 19 नदियां थीं, यूरोप की नदियां। अब आप यदि मानचित्रावली उठाओगे और देखोगे तो आपको ये सारी नदियां आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी मानचित्र में। मैंने आपको बताया भी, दिखा भी दिया। पहली नदी आपकी टेगस नदी थी, फिर आपकी एब्रो नदी थी, फिर आप लोआर नदी थी, फिर आपकी सीन नदी थी, फिर आपकी राइन नदी थी, फिर आपकी रोन नदी है, फिर पो नदी है, फिर टाइबर नदी है, फिर डैन्यूब नदी है, एल्ब नदी है, स्प्री नदी है, वितुस्तला नदी है, फिर आपका निस्तर नदी है, नीपर नदी है, डोनेटस नदी है, और डॉन नदी, और बोल्गा, यूराल और टेम्स। ये आपकी 19 प्रमुख नदियां थीं। ठीक है, एक बार मानचित्र में देख लेना प्रमुख नदियां, और हर नदियों के बारे में मैंने आपको बताया है। 1 से 2 बार ये वाला सेशन देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं एक बार जो है यूरोप के मैदानों के बारे में। यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र है, 2 आपको पर्वत और नदियां, 2 जो सबसे प्रमुख विषय वस्तु थी वो आपको यहाँ पे पता चल गई। अब यूरोप के घास के मैदानों को स्टेपीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसके घास के मैदानों को देखो, ये मैं बार बार रटवा रहा हूं, यहां से पक्का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? प्रेरी घास के मैदान। क्या बोलते हैं? प्रेरी घास के मैदान। यहाँ पे आपका ये मैंने आपको बताया था, सेल्वास तो आपके वर्षावन है। ठीक है, लानोस आपके वेनेजुएला में पड़ते हैं, ये भी आपके घास के मैदान है। और कंपास आपके घास के मैदान है। पंपास आपके अर्जेंटीना में पड़ते हैं। फिर आपका यहाँ पे सवाना और बेल्ट हमने पढ़ा था। कहाँ पे? सवाना और बेल्ट। ठीक है, बेल्ट आपका दक्षिणी अमेरिका में, सवाना आपका जो है विषुवत रेखा के आसपास वाला क्षेत्र जितना भी है। स्टेपीज यूरोप में पड़ते हैं, और हंगरी में घास के मैदानों को पुष्टाज कहते हैं। ठीक है, हंगरी में घास के मैदानों को पुष्टाज कहते हैं। तो पुष्टाज आपके हंगरी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यूरोप में भी मैदान बहुत सारे, मैंने आपको कहा है मानचित्र, भौतिक मानचित्र
उसमें मैदान आपको मिलेगा। ये है, ये आप देख रहे हैं नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है आपका, ठीक है, उत्तरी मैदानी प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रमुख मैदानी क्षेत्र है वो आपका नॉर्थ प्लेन रीजन, इसके ऊपर जो है आपका हाईलैंड एरिया, अपलैंड एरिया है, ठीक है, हाईलैंड एरिया है, पठारी क्षेत्र है, और नीचे भी आपका हाईलैंड एरिया है। तो यदि देखें 3 भागों में इसको बांटे, अटलांटिक हाईलैंड एरिया, ठीक है, और नीचे ये बीच में नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है, और नीचे जो है आपका सदर्न हाईलैंड रीजन है। तो 2 उच्च भूमि क्षेत्र इसमें ज्यादातर है। तो ये वाला क्षेत्र आपका मैदान है, विभिन्न नदियों के द्वारा ये पूरा का पूरा मैदान बनाया गया है। यूरोप के पश्चिम से लेकर के पूरा पूरब तक ये पूरा का पूरा मैदान अवस्थित है। कई सारी नदियों के द्वारा, राइन नदी, वोल्गा नदी, डेन्यूब नदी, इन सब नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया है। इस मैदानी क्षेत्र पे कृषि का उद्योग, बहुत सारे उद्योग यहाँ पे लगे हुए हैं, कृषि पशुपालन कार्य यहाँ पे होता है। इस मैदानी क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन भी पाया जाता है, और इसी मैदानी क्षेत्र पे स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्टेपी घास के मैदान कैसे घास के मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ये आपका शीतोष्ण कटिबंध में अवस्थित है, ठीक है। कैसा मैदान है ये? स्टेपीज के मैदान आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और ज्यादातर 2 नदियां आपकी प्रमुख है, बोल्गा और यूराल नदी। मैंने आपको बताया था बोल्गा नदी घाटी पर ये स्टेपीज और यूराल नदी घाटी पर स्टेपीज पाए जाते हैं। कैस्पियन सागर के पास ये जो है आपके ज्यादा अवस्थित है स्टेपीज के मैदान, कैस्पियन सागर क्षेत्र में, ठीक है। और इस मैदान में चरनोजम मृदा पाई जाती है। चरनोजम मृदा बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, और इस कारण से यहाँ पे जो पूरा का पूरा घास का मैदान है, एग्रीकल्चर के लिए भी प्रयोग किया जाता है। स्टेपीज घास बहुत पौष्टिक घास होती है, इसलिए पशुपालन कार्य यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। हंगरी में स्टेपीज घास के मैदान को पुष्टाज कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पुष्टाज आए तो हंगरी इसका सही ऑप्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं 2 चीजें और अभी हमें समझना है, एक तो यूरोप के पठार और फिर यूरोप की झीलें, ठीक है। तो अब अगला नेक्स्ट है यूरोप का पठारी क्षेत्र। यूरोप में कौन कौन से पठार पाए जाते हैं? 4 पठार है, चारों पठार भी आपको याद करा देता हूं 1 मिनट में। समझ में आ रहा है कुछ? देखो ये 4 पठार है। एक तो आपका फिनो स्कैंडिनेविया का पठार है, जो आपको मैंने बताया था कि इसका जो नदर्न एरिया है ये आपका हाईलैंड एरिया है, तो फिनो स्कैंडिनेवियन पठार है। दूसरा पठार ये वाला पठार जो आपका है, ये भी अपलैंड है, इसको बाबेरियन का पठार बोलते हैं। पहला आपका फिनो स्कैंडिनेविया का पठार है, दूसरा बाबेरियन का पठार है, तीसरा आपका मैंने आपको बताया था मैसिव पठार है, मैसिव प्लेट्यू है, यहां से कई सारी नदियां निकलती हैं, और चौथा आपका स्पेन वाले क्षेत्र में मेसेटा का पठार है, ठीक है, मेसेटा का पठार है। तो ये 4 पठार है। पहला है आपका फिनो स्कैंडिनेवियाई पठार। तो फिनो स्कैंडिनेवियाई पठार ये आपके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है, उत्तर में और पश्चिम में फिनो स्कैंडिनेविया का पठार। ये विश्व का सबसे पुराने भूभागों में से एक है, ठीक है, इसलिए इसको स्कैंडिनेवियाई शील्ड भी कहा जाता है, स्कैंडिनेवियन शील्ड भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, बहुत सारे लौह पाए जाते हैं, कॉपर पाया जाता है, यहाँ पे बहुत सारे हिमनद पाए जाते हैं, हिम की ग्लेशियर्स पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये ग्लेशियर जो है, अब ये ज्यादातर जो है ग्लेशियर्स यहाँ पे जो है इनके पास घाटियां बहुत सारी हैं, बहुत सारी घाटियां जलमग्न हो चुकी हैं, यहाँ से बहुत सारी नदियां भी निकलती हैं, ठीक है। लेकिन ये आर्कटिक वृत्त वाला क्षेत्र है, आर्कटिक वृत्त वाले क्षेत्र के कारण से ये ज्यादातर समय हिम से ही ढका रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये नार्वे है, नार्वे में आप देखेंगे यहाँ के जो तट है कटे फटे तट है, फियोर्ड तट बोलते हैं इनको, फियोर्ड तट के उदाहरण है, क्योंकि जब हिम युग आता है, जब यहाँ पे बर्फ से पूरा का पूरा जम जाता है तो बर्फ इन तटों को काट देती है, तो फियोर्ड तट का एग्जाम्पल के तौर पे नार्वे के तट को हम देखते हैं। तो ये पूरा का पूरा पठार आपका बर्फीला पठार है, ठीक है। दूसरा है बाबेरियन का पठार, ये आप देख रहे हैं नॉर्थ यूरोपियन प्लेन, उत्तरी प्लेन के बाद आपका ये बाबेरियन का पठार है आपका। ये पठार जर्मनी में अवस्थित है, और जर्मनी में एक ज्वालामुखी पठार है। ये कैसा पठार है? ज्वालामुखी पठार। इसमें बहुत सारे ज्वालामुखी अवस्थित हैं बाबेरियन के पठार में, ठीक है। यहाँ पे ज्वालामुखी पठार है, खनिज संपन्न पठार है,
और इसमें ही यहीं से आपका इसके उत्तरी भाग में यहीं के पास ही आपका जो है ब्लैक फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट से ही आपका डेन्यूब नदी निकलती है और इसी के पास एक झील है जिसका नाम है कैंटलॉस झील, अभी कॉन्टास झील, माफ करेगा कॉन्टास झील, अभी कॉन्टास झील में बताऊंगा आपको। कॉन्टास झील यहीं पे अवस्थित है। झीलों के बारे में देखेंगे तो पहला फिनो स्कैंडेनेविया का पठार है, दूसरा बावेरिया का पठार है, तीसरा मैसिव पठार है। मैसिव पठार ये फ्रांस में अवस्थित है, फ्रांस के दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक है, कहां अवस्थित है ये? फ्रांस के दक्षिणी क्षेत्र में अवस्थित है मैसिव का पठार। ठीक है, तो ये पठार दक्षिणी फ्रांस में अवस्थित है। ज्वालामुखी पठार, ये भी पठार आपका कैसा है? ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी पठार। ठीक है, ये पठार आपका ज्वालामुखी पठार है। इसी पठार से आपकी लोआर नदी का उद्गम होता है, सीन नदी का उद्गम होता है। इस पठार में अंगूर की खेती पाई जाती है, यहाँ पे अंगूर की खेती होती है, बहुत सारे खनिज भी इस पठार में पाए जाते हैं। ठीक है, तो तीसरा पठार है आपका, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका मेसेटा का पठार, चौथा पठार ज्वालामुखी पठार है, आइबेरिया के प्रायद्वीप में है, तो आइबेरियन पठार भी इसे बोलते हैं। ज्वालामुखी पठार है, आइबेरियन पठार है, खनिज संसाधन पाए जाते हैं, लॉ बहुत ज्यादा पाया जाता है। यहीं से आपकी टेगस नदी निकलती है, टेगस नदी का क्षेत्र है ये, यहीं से आपकी पुर्तगाल की प्रमुख नदी टेगस निकलती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपके क्या हो गए? यूरोप के पठार हो गए। 4 पठार आपको याद रखना है, यही 4 पठार आपसे पूछे जाएंगे, यदि पूछे जाएंगे। पहला आपका जो है फिनो स्कैंडेनेविया, ठीक है, स्कैंडेनेवियन शील्ड भी बोलते हैं, दूसरा बावेरियन का, तीसरा मेसाई का, चौथा मेसेटा का। ठीक, अब चलो झीलें हैं, 4-5 झीलें हैं, तो झीलें भी देख लो साथ में आप। ये आपकी, ठीक है, ये आपकी झीलें हैं। मैं क्रम से आपको झीलें आपको याद दिला दूं। ये आप देखेंगे, ये पहले एक बार मानचित्र को समझिए। ये आपका बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर से लगे हुए देशों के नाम बताएगा कोई? ये है आपका एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, 3 देश लगे हुए हैं यहाँ से। ऊपर फिनलैंड है। तो यहाँ पे पहली जो लेक है इसका नाम है लेक लडोगा, पहली लेक है लेक लाडोगा, लेक लाडोगा। दूसरी है लेक ओनेगा, दूसरी लेक है आपकी लेक ओनेगा, ओनेगा और लडोगा, 2 लेक है आपकी। पहली लेक है आपकी लेक लडोगा और दूसरी लेक है आपकी लेक ओनेगा, ओनेगा, लेक ओनेगा, लेक ओनेगा, लेक ओनेगा। ठीक है, 2 लेक है, ये आपकी लडोगा और ये है ओनेगा, 2 लेक है। तीसरी लेक है कॉन्टास लेक, कॉन्टास लेक के बारे में मैंने बताया, ये है आपकी कॉन्टास लेक, जर्मनी में पड़ती है, तीसरी लेक। और चौथी लेक है आपकी जिनेवा लेक, ये है आपकी चौथी लेक जिनेवा। 4 प्रमुख लेक है यहाँ पे, और भी बहुत सारी छोटी लेक है यहाँ पे, व्हाइट लेक है और भी लेक है। तो पहली लेक है आपकी लडोगा झील, ठीक है, लडोगा झील, ये रूस में अवस्थित है, ये झील इसमें अवस्थित है, रूस में। ये यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लेक लडोगा। इससे क्वेश्चन बनेगा यदि आपको, ठीक है, यहां से कौन सी ये झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लेक लडोगा। इस झील से नेवा नदी का उद्गम होता है, एक नदी है नेवा नदी, नेवा नदी का उद्गम इसी झील से होता है। इस झील में बहुत सारी मछलियां पाई जाती है, विभिन्न प्रजातियों की, तो मत्स्यन उद्योग के लिए विख्यात है ये झील लेक लडोगा। ठीक है, और ये एक नौ परिवहन योग्य झील है, यहां से नौ परिवहन किया जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो पहला आपका लेक लडोगा हो गई, दूसरा है लेक ओनेगा, माफ करेगा, लेक ओनेगा। लेक ओनेगा यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी आपकी लेक लडोगा है, फिर इसके बाद लेक ओनेगा है। ठीक है, रूस में ही पाया, हाँ, ये भी रूस की झील है, रूस में ही पाई जाती है। इस झील से सीवर नदी निकलती है, इस झील से एक नदी निकलती है, आप देखिए ये है आपकी सीवर नदी, और कहां पे जल गिराती है? लडोगा में। ठीक है, इस नदी से सीवर नदी निकलती है, सीवर नदी निकलती है, स्वीयर, और जल गिराती है लडोगा झील में, जाकर जल गिराती है। तो इस तरीके से स्वीर नदी लडोगा झील को ओनेगा झील से जोड़ती है।
ठीक है। तो लेक लडोगा, लेक ओनेगा, ओनेगा झील और लडोगा झील दोनों आपस में जोड़ने वाली नदी का नाम है स्वेर नदी। ठीक है, इसमें बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं छोटे छोटे, और ये भी एक नौकागम्य झील है। ठीक, इसके बाद दो झीलें आपकी और हैं, एक लेक कॉन्टास झील है, इसके बाद एक लेक कॉन्टास है, जर्मनी वाले क्षेत्र में आपके अवस्थित है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया की सीमा पर है आपकी ये, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, इन तीनों की सीमा पर अवस्थित है आपकी ये झील। ठीक है, तीनों की सीमा पर अवस्थित है, इसका नाम है कॉन्टास झील, कॉन्टास झील। ठीक है, इस झील का निर्माण राइन नदी के द्वारा किया जाता है, राइन नदी के द्वारा इस झील का निर्माण किया जाता है। मीठे पानी की झील है और यह झील जर्मनी में मीठे पानी का सबसे प्रमुख स्रोत के तौर पे है। इसके बाद अगली झील है आपकी जिनेवा झील, यह है आपकी जिनेवा झील। जिनेवा झील आपकी फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर अवस्थित है। यह आपका फ्रांस है और इधर आपका स्विट्जरलैंड है, यह है आपका स्विट्जरलैंड। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर अवस्थित है जिनेवा झील। ठीक है, इस झील का निर्माण रोन नदी के द्वारा किया जाता है, यह भी एक मीठे पानी की झील है। ठीक है, और इस नदी के किनारे स्विट्जरलैंड का प्रमुख शहर जिनेवा अवस्थित है। जिनेवा आपका इसी नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, स्विट्जरलैंड का प्रमुख शहर जिनेवा इसी झील के किनारे अवस्थित है, इसी के किनारे, इसी झील किनारे अवस्थित है। ठीक है, तो ये आपकी चार प्रमुख झीलें हो गई। पहली झील हो गई लडोगा झील, ओनेगा झील, कैंटलॉस झील और कॉन्टास झील और जिनेवा झील, ये चार प्रमुख झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ दिमाग में जा रहा है कि अभी बंद हो गया दिमाग? जा रहा है? भरोसा करो चला गया, आप ही के दिमाग में गया, किसी और के दिमाग में थोड़ा ना जाएगा। ठीक है, चीज़ें हैं तो पढ़नी पड़ेंगी, इसको लेकर के आपको सोचना नहीं है कुछ भी। ठीक है, इसलिए दिल में नहीं लेना इस चीज़ को। देखो बड़ी बड़ी चीज़ें तो काफ़ी कर डाले आप, इतना कवर कर लिए। पहले तो आपने यूरोप को समझ लिया, इतने सारे देश आप लोगों ने जान लिए। कौन जान पाता है इतने सारे देश? नहीं जान पाता, आपको पता चल गया। ठीक है, आपने फिर इसके बाद काला सागर के पूरे देश याद कर लिए, कैस्पियन सागर याद कर लिया, जोब सागर के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, इसके बाद आपने जो है पर्वत पूरे के पूरे देख लिए, नदियाँ पूरी की पूरी देख ली, पठार देख लिए, झील देख लिए, प्रेरी घास के मैदानों के बारे में जान लिया। अब बस दो तीन बातें और जान लेते हैं, ठीक है। यूरोप वाले भी नहीं जानते होंगे, हमको लगता है। बहुत कुछ जान गए आप लोग, तक कौन जानेगा। हाँ, देखो यहाँ पे अभी चूंकि काला सागर, फिर लौट चले क्या काला सागर में, ये है आपका। यहाँ पे देखो एक जल संधि है जिसका नाम है बास्पोरस जल संधि। बास्पोरस जल संधि, ये है आपकी बास्पोरस जल संधि। ये काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। बास्पोरस जल संधि काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसके बाद और चलते हैं, जल संधियां दिखा रहा हूं मैं आपकी थोड़ा सा कुछ और। जल संधि दूसरी यहीं पे थी, काला सागर और ये भूमध्य सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बास्पोरस जल संधि। एक ये है आपकी, मैंने बताया था दारदानेल्स जल संधि। ये मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ती है। ठीक है, दूसरी जल संधि आपकी दारदानेल जल संधि। दारदानेल जल संधि मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ती है। तो दूसरी प्रमुख जल संधि ये है। तीसरी जल संधि है कर्च जल संधि। कौन सी जल संधि? कर्च या केरिच बोलते हैं इसको, केरिच जल संधि। ये एजोब सागर को काला सागर से जोड़ती है। एजोब सागर को काला सागर जोड़ती है। तीसरी जल संधि एजोब सागर को काला सागर से जोड़ती है। ठीक है, ये भी आपको जानना है, एजोब सागर को काला सागर से जोड़ती है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे डोबर जल संधि है। देखो ये आपका नॉर्थ सी है, ये आपका नॉर्थ सी, उत्तरी सागर। यहाँ पर एक जल संधि है, इसका नाम है डोबर जल संधि।
ये ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है, या नॉर्थ सागर को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ती है। यह अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर से नॉर्थ सागर को जोड़ती है कौन सी? डोवर जल संधि। इंग्लिश चैनल, कई बार आप लोग सुनते होंगे इंग्लिश चैनल को तैर के पार कर लिया, ठीक है। हाँ, फ्रांस और यूके के बीच में 32 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इतनी पतली एक स्ट्रेट है। तो ये आपका हो गया प्रमुख जल संधियाँ भी। हाँ, 4 प्रमुख बस, और क्या क्या है, कितने जानना है, बहुत है, इतनी पर्याप्त है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा यूरोप से जुड़ी हुई लगभग मुख्य सारी बातें हो गई। जो क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो आपके ये। बेनेलक्स कंट्री में कौन कौन से थे? बेनेलक्स में बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। एक चीज और बता रहा हूं, शायद आपको पता ना हो, ये बेनेलक्स कंट्री जो आपकी है ये समंदर से नीचे है। मतलब अपने आप में आप सोच सकते हैं कितने बड़े लेवल का कारीगरी इन्होंने की है। इन देशों के पास, बेनेलक्स कंट्रीज के पास वो नहीं था, कृषि योग्य भूमि नहीं थी। इन्होंने समंदर को पीछे ढकेल दिया और उस पर एग्रीकल्चर करने लग गए। पहले तो समुद्र स्तर से नीचे के देश है। नीचे के देश क्यों? क्योंकि इन्होंने समंदर के पानी को पीछे कर दिया और उसमें जो लैंड है उस लैंड पे ये, तो इसलिए इनको लो लैंड कंट्री भी कहा जाता है, बेनेलक्स कंट्री को, ठीक है। नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और बेल्जियम। मैं मजाक थोड़ा इन्होंने ऊंचे ऊंचे तटबंध बना दिए हैं समंदर के, उसमें बहुत सारे हाई डाइक्स बना दिए हैं, ठीक है। तो पानी क्या हो गया, वहीं पे रुक गया है बड़े बड़े तटबंधों को बनाने के बाद। तो इन्होंने समंदर से भूमि ली है, समंदर से जमीन खींच ली, इसको बोलते हैं पोल्डर लैंड्स। समंदर से प्राप्त की गई भूमि बेनेलक्स कंट्रियों के पास, इसको बोलते हैं पोल्डर लैंड्स। तो इनके पास इन्होंने पोल्डर लैंड्स को लेकर वहीं पे एग्रीकल्चर करना चालू किया। तो इस हिसाब से वगैरह जो जलवायु परिवर्तन के एकदम संकटग्रस्त है, जितने भी तकनीकी और वो सब चीजें कहाँ से मिलेंगी? ये सब ये मतलब पैसे का मामला है, ऐसे नहीं है इतना आसान। करने को किया जा सकता है बहुत कुछ, लेकिन प्रकृति के साथ छेड़खानी। तो समुद्र तट से नीचे, जैसे मान लीजिए कई बार आप देखते हैं ना, आप लोगों के घरों में क्या होता है, बाहर का नाली का पानी घर के अंदर घुसने लगता है। क्यों? क्योंकि सड़क ऊंची हो गई, नाली ऊंची हो गई, तो आपको घर भी क्या कराना पड़ेगा फिर, ऊंचे। तो अब ये समंदर से, समुद्र तल से नीचे होने का मतलब समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तकनीकी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन्होंने पोल्डर लैंड डेवलप की, ऊंचे ऊंचे तटबंध बना दिए, ठीक है, ताकि जलमग्न क्षेत्रों पर एग्रीकल्चर की जा सके, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक है जो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन सी थी? 2 बताए थे मैंने, एक नार्डिक बताया था और एक स्कैंडिनेवियन बताया था। 3 कंट्री आपकी स्कैंडिनेवियन, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, इनको मिला दें तो क्या होता है, स्कैंडिनेवियन कंट्री। साथ ही यदि आइसलैंड और फिनलैंड को जोड़ दें, ग्रीनलैंड को जोड़ दें, तो बन जाता है नार्डिक समूह की कंट्री। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री में 3 कंट्री आती हैं, स्कॉटलैंड, माफ करिएगा स्कॉटलैंड कहाँ चले गए, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ठीक है, इतना है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी अब कल की क्लास में एशिया भी इसी तरीके से हम समाप्त करेंगे, कंप्लीट।